प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं BA थर्ड ईयर से संबंधित और इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारतीय कृषि की हम बात कर रहे थे। भारतीय कृषि के अंतर्गत जो फसल की बात कर रहे थे वो चावल, और चावल के अंतर्गत हमने देखा था कि जो चावल की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, खाद, अन्य जितने भी कारक हैं, जैसे सस्ते श्रम की बात की जाए या फिर वहाँ की सिंचाई की सुविधाओं की बात की जाए, तो ये सारी की सारी जितनी भी भौगोलिक दशाएं हैं उनकी हमने पहले बात कर ली है। अब देखिए, जो इसके अंतर्गत एक नई चीज़ और है कि चावल की जो किस्में होती हैं, जो फसलों के जो प्रकार होती हैं, वो कौन कौन सी फसलों के प्रकार होते हैं। कि फसलों के प्रकार, अब देखिए, चावल की फसलों के प्रकार की बात करें तो भारत में चावल जो क्षेत्र है एवं मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से बोया जाता है। और जो भारतीय चावल की फसल है, उस चावल की फसल को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं उसके मैदानी भाग में जो बोया जाता है उस आधार पर। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। तो हम उसके दो भाग देखेंगे। चावल के फसल के दो प्रकार हैं, एक जिसको मैदानी चावल बोला जाता है और दूसरा है पर्वतीय या पठारी चावल। अब देखिए, जो मैदानी चावल है वो चावल कहाँ पर बोया जाता है? नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई गई है, या हम कह सकते हैं वो एक उपजाऊ क्षेत्र है, उस उपजाऊ क्षेत्र में चावल बोया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, जिनके आसपास क्या होते हैं, डेल्टाई क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में जो चावल बोया जाता है वो चावल किसमें काउंट करते हैं हम? मैदानी चावल में काउंट करते हैं। तो मैदानी चावल हैं, जैसे हम बात करते हैं कि जो गंगा का मैदान है उस क्षेत्र में। फिर हम बात करते हैं जो पूर्वी तटीय प्रदेश है, या हम बात करते हैं कहीं कहीं पश्चिमी तटीय प्रदेश है। तो इन क्षेत्रों में जो चावल का उत्पादन किया जाता है उसको हम किस में काउंट करेंगे? मैदानी चावल में काउंट करेंगे। फिर देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पठारी क्षेत्र, अब दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए, दक्षिणी भारत की बात करेंगे, उसका स्वरूप कैसा है? भौगोलिक दृष्टि से पठारी क्षेत्र है। कई कई जगह पर्वतीय क्षेत्र भी स्पष्ट होते हैं। तो क्या है इन क्षेत्रों में? देखो, मैदानी भाग में जो भूमि है कृषि हेतु, वो कृषि के लिए कम और आवास के लिए, या हम कह सकते हैं रहन और सहन के लिए, मनुष्य के निवास के लिए ज़्यादा उत्तम स्पष्ट हो रही है। तो जो मैदानी भाग हैं, उन मैदानी भागों में तो जनसंख्या का सैकंडन अधिक स्पष्ट हो रहा है। इसलिए जो कृषि की बात करेंगे, चावल की बात करेंगे, तो चावल कहाँ पर उगाना प्रारंभ कर दिया है? इन पठारी क्षेत्रों पर और साथ साथ में इन पर्वतीय क्षेत्रों पर। अब इन पर्वतीय क्षेत्रों और पठारी क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर चावल की खेती किस प्रकार से की जाती है? जिस प्रकार से ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो इस एक भाग को ये क्या करते हैं? काट लेते हैं। फिर इसका क्या करते हैं? एक सीढ़ी नुमा आकृति बनाते हैं। इस प्रकार काटते हुए एक आकृति बनाएंगे, फिर यहाँ पर चावलों का उत्पादन करते हैं इस प्रकार से।
ये जो चावल की खेती की जाती है ये पर्वतीय या हम कह सकते हैं पठारी चावल कहलाता है, जो सीढ़ी नुमा खेती या सीढ़ी नुमा कृषि की जो पद्धति है उसको अपना कर बोया जाता है। अब देखिए चावल की बात करते हैं तो जो पहाड़ी चावल है ये चावल एक वर्ष में कितनी बार बोया जाता है? 3 बार बोया जाता है। एक वर्ष में चावल की 3 फसल ली जाती है पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में, और वो 3 फसल कौन कौन से समय में ली जाती है या उनको किस नाम से जाना जाता है, ये बात हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक किस्म आती है अमन, जिसको अगहनी बोलते हैं। अमन या हम कहते हैं उसको अगहनी, ये चावल की फसल है। अब इस फसल के अंतर्गत क्या होता है, इसका जो समय होता है वो जुलाई या अगस्त की बात करें, इस समय इसको बोया जाता है, और अक्टूबर और नवंबर इस समय में इसको काट लिया जाता है। तो जो समय है वो समय कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? ये समय थोड़ा सा शीत ऋतु की ओर बढ़ता हुआ स्पष्ट हो रहा है। शीत ऋतु के आसपास का समय यहाँ स्पष्ट हो रहा है। तो उस समय कौन सी चावल की फसल उत्पादित की जाती है? अमन या अगहनी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो चावल 100% प्राप्त होता है उसमें से 86% जो चावल प्राप्त होता है वो इसी समय का प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं अमन प्रकार की जो फसल है चावल की वो सर्वाधिक उत्पादित फसल है, और इसी फसल को क्या है उत्तम किस्म का चावल माना जाता है। इस फसल से जो चावल उत्पादित होता है उसको उत्तम किस्म का चावल माना जाता है। उत्पादन भी क्या है? सर्वाधिक है। चलिए एक और आता है दूसरी प्रकार की जो फसल है चावल की पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में, वो देखिए जिसको ओस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस कहा जाता है। ये कब बोई जाती है ओस? देखिए मई जून के महीने में ये बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर उस समय इसको काट लिया जाता है। मई जून में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। तो ये जो समय स्पष्ट हो रहा है आपको, ये समय वर्षाकालीन समय स्पष्ट हो रहा है, और वर्षाकालीन समय के अंतर्गत किस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है? ओस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो सर्दकालीन समय है वो भी अंत तक क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है। अब एक फसल और आती है, तीसरी फसल, जिसको बोरो कहा जाता है। बोरो फसल, इसकी समय अवधि बोरो, ये जो उत्पादित किया जाता है ये नवंबर या हम बात कर सकते हैं दिसंबर, इस समय ये बोया जाता है और इसको काटा जाता है मार्च या अप्रैल, इस समय इसको काट लिया जाता है। और ये जो है यहाँ शीत ऋतु स्पष्ट होती है, और शीत ऋतु दिसंबर की बात करेंगे तो दिसंबर के बाद में जो जनवरी और फरवरी का महीना है वो थोड़ा ठंडा महीना होता है। उसके बाद में मार्च तक एनवायरनमेंट क्या है, एक सामान्य स्थिति में आने की कोशिश करता है। तो यहाँ से ग्रीष्मकाल भी शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये 3 फसल हैं, कहाँ पर 3 प्रकार की
किसमें उत्पादित की जाती है चावल की, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, अमन से होता है। उत्तम किस्म का कौन सा माना जाता है, अमन ही माना जाता है। तो ये कुछ चावल की फसलों के प्रकार थे। जब चावल की फसलों के प्रकार आपको अलग अलग स्पष्ट हो रहे हैं तो इसके जो बोने की विधि है या इसके उत्पादन की जो विधि है वो विधि भी क्या है, उसमें भी अंतर आ जाता है। उसमें अंतर आ जाता है तो भारत में दो प्रकार की विधियां स्पष्ट होती हैं चावल के उत्पादन से संबंधित। एक तो भारतीय विधि होती है, दूसरी होती है जापानी विधि। तो हम उसी की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं उत्पादन की विधियां, चावल के उत्पादन की जो विधियां हैं उसकी। पहली है भारतीय विधि। देखिए भारतीय विधि के अंतर्गत क्या है, चावल का जो उत्पादन किया जाता है वो उत्पादन सिर्फ प्राचीन ढंग से या हम कह सकते हैं परंपरागत स्वरूप में किया जाता है। भारतीय विधि के अंतर्गत जो चावल का उत्पादन किया जाता है वो परंपरागत रूप से किया जाता है। और इसके कारण क्या होता है, प्राचीन ढंग से करेंगे तो जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो हेक्टेयर उत्पादन क्या हो जाएगा, कम होगा। क्यों कम हो जाता है कि प्राचीन ढंग से करेंगे तो एक तो उसमें क्या है, जो रासायनिक खाद हैं इसका प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा उन्नत जो बीज हैं उसका प्रयोग भी नहीं करेंगे। सिंचाई के जो संसाधन हैं वो भी कम प्रयोग में आएंगे। जब और उपजाऊपन की बात करेंगे, उर्वरकता की बात करेंगे, ये उर्वरकता भी क्या है, कम स्पष्ट हो रही। जब ये कारक इफेक्ट कर रहे हैं तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में क्या है, प्रभाव स्पष्ट होता है। और वो प्रभाव क्या है, नेगेटिविटी में स्पष्ट होगा, नकारात्मक स्पष्ट होगा, जिससे उत्पादन में क्या आ जाएगी, गिरावट उत्पन्न हो जाएगी। ये है भारतीय विधि के अनुसार। एक विधि और स्पष्ट हो रही है हमें, जापानी विधि। उसकी हम बात करेंगे। जापानी विधि में किस प्रकार से चावल का उत्पादन किया जाता है, ये देखिए। इस विधि के द्वारा हम चावल का उत्पादन करते हैं तो देखिए क्या क्या चीज इस्तेमाल करती हैं। एक तो रासायनिक खाद, दूसरा उन्नत बीज, तीसरा सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत, चौथा इसके अंतर्गत है क्यारियों में पंक्तिनुमा पौधों का रोपण। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नवीनतम जितने भी नवीन कृषि उपकरण हैं उन कृषि उपकरणों का भी उपयोग में लिया जाता है। जब ये सारे कारक इफेक्ट होंगे तो उत्पादन में क्या हो जाएगी, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किस विधि की ओर अग्रसर हैं, जापानी विधि की ओर अग्रसर हैं और इसी को हम ज़्यादा
महत्व प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, हमें उत्पादन की ज़्यादा आवश्यकता है। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध होंगे और जो हमारे भरण पोषण की बात की जाए तो वो भी हमारी पूर्ति की जो जितनी भी पूर्ति है वो पूर्ति करता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम देख रहे हैं चावल के जो भारत के अंतर्गत प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की बात करेंगे। कहाँ पर किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है, कितने प्रतिशत किया जाता है और भारत के अंतर्गत कहाँ पर वो क्षेत्र स्थित है। इस प्रकार से कुछ क्षेत्रों की हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं भारत के उत्पादक क्षेत्रों। उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर 1 पश्चिमी बंगाल की। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं, पश्चिमी बंगाल की। अब देखिए पश्चिमी बंगाल राज्य के अंतर्गत संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो उसका लगभग 14% चावल का उत्पादन किया जाता है और इस 14% उत्पादन के कारण पश्चिमी बंगाल है भारत में चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान बनाए हुए हैं, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से हो रहा है, पश्चिमी बंगाल से हो रहा है। इसलिए उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पश्चिमी बंगाल का ही पाया जाता है। और यहाँ सर्वाधिक उत्पादन होने का जो कारण है वो है अनुकूल दशाएं। किसके लिए अनुकूल दशाएं? चावल की कृषि हेतु अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। तापमान की बात करेंगे वो भी सुटेबल है, वर्षा की बात करेंगे वो भी बिल्कुल सही है, मिट्टी की उर्वरकता की बात करेंगे वो भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जितनी भी दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं, वो इसके अनुकूल पाई जाती है। और इसी क्षेत्र में, इसी पश्चिमी बंगाल में जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अमन, बोरो और ओस, जो 3 प्रकार की फसलें थी, इन तीनों फसलों का उत्पादन किया जाता है और सर्वाधिक किया जाता है अमन जो प्रकार की फसल है उसका उत्पादन पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो क्षेत्र आता है, हाँ, इसमें बंगाल के अंतर्गत कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं, जैसे वर्धमान, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग। ये जो क्षेत्र हैं पश्चिमी बंगाल के, ये चावल उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे, दूसरे राज्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो चावल का उत्पादन किया जाता है वो लगभग 11.7% के आसपास किया जाता है और इस उत्पादन की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो द्वितीय स्थान पर स्थित है। भारत में चावल के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्या है, द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, चावल उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र की बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे तो क्या है, द्वितीय स्थान पर है। क्षेत्र देखिए कि यहाँ पर चावल के लिए जो भौगोलिक क्षेत्र प्राप्त है, यहाँ पर चावल के लिए उत्पादक जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है सबसे, उस हिसाब से तो क्या है, प्रथम है क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन क्षेत्र के होने के बावजूद यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है, यहाँ पर उत्पादन 11.7% होता है, इसलिए इसका स्थान कितना आ जाता है, पश्चिमी बंगाल के बाद में द्वितीय स्थान पर स्पष्ट होता है। और
जो चावल उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ के, वो कौन कौन से क्षेत्र है? देखिए, एक तो इसका जो तराई क्षेत्र है वो, और दूसरा पूर्वी क्षेत्र जो है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे। इन दोनों क्षेत्रों में चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरे राज्य की, पंजाब की। पंजाब की बात की जाए तो देखिए, पंजाब में जो उत्पादन का प्रतिशत है, उस प्रतिशत के आधार पर ये कितने नंबर पे आता है? तीसरा स्थान बनाए हुए हैं। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करेंगे तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में भी क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। इससे ज्यादा तो क्या है? तमिलनाडु में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? तमिलनाडु में। पंजाब 3 नंबर पर आता है, उत्पादन की दृष्टि से आता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर चावल की बात करेंगे तो प्रति हेक्टेयर चावल की दृष्टि से तमिलनाडु इससे ज्यादा क्षेत्र प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पर रासायनिक खाद का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के साधन भी क्या है? बेहतर है, और साथ साथ में उन्नत तकनीकी जो बीज है, उन बीजों का भी प्रयोग लिया जाता है। इसके बाद में तमिलनाडु आता है 4 नंबर पर, जो डेल्टाई क्षेत्रों में कावेरी नदी का जो प्रमुख क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। वहां पर सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। और फिर जो बिहार की बात की जाए तो बिहार में सर्दकालीन और शीतकालीन दोनों प्रकार की चावल की फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमने कुछ उत्पादक क्षेत्रों की बात की है, जिसके अंतर्गत हमारी जो चावल की जितनी भी कंसेप्ट थी कृषि से संबंधित, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम एक फसल और है जिसका अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।